Hey everyone, welcome to all of you in today's class, and I hope you all are doing great. So, this is Prachi from the channel Literature with Prachi, and we were doing BGC 101 Block 2, Unit 1, which is the Mahabharat and Overview, and today we are going to complete this unit. Okay, so here we have our topics, and as we know, we already covered these two topics in our previous class, and today we will cover these all topics. So guys, if you haven't watched these two topics, then click the link below in the description box and watch these first. And this class is going to be little long because as I told you that we are going to cover these all topics 3 to 7. So let's start with the first one, which is the complex narrative. So by name, we can understand that complex narrative. It means एक स्टोरी में बहुत सारी स्टोरी का होना which makes any narrative complex. It means कि एक स्टोरी में बहुत सारी स्टोरी का होना और वो एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होना. Like महाभारत. तो महाभारत में टोटल 18 पर्व्स थे, 18 बुक्स थे. एज आई टोल्ड यू इन आवर प्रीवियस क्लास दैट इन महाभारत वी हैव टोटल 18 बुक्स और 18 पर्व्स. सो वहां पे क्या है कि बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज है, हर एक बुक में स्टोरीज है. जैसे कर्ण की स्टोरी, कर्ण पर्व, भीष्म पर्व, विराट पर्व, वन पर्व, तो उन सबकी स्टोरीज है. पांडव की अलग स्टोरी है, कौरव की अलग स्टोरी है, पांडव की मदर की अलग स्टोरी है, तो कौरव की मदर की अलग स्टोरी है. तो इस तरह से बहुत सारी स्टोरीज है इसमें जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है और उन सबको मिलाकर एक बड़ी सी स्टोरी बनी है, एक बड़ी सी नैरेटिव बनी है जो कि है महाभारत. सो हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नैरेटिव इट मीन्स महाभारत के बारे में जानने वाले हैं. Let's read. It is believed that Krishnadevaya Vyas composed the Mahabharata. He is understood to be a participant in the events and a trustworthy eyewitness. So ये believe है कि कृष्णद्वैपायन व्यास जी ने जो है महाभारत कंपोज किया है. अब कृष्णद्वैपायन व्यास जो है व्यास जी का फुल नेम है, ठीक है. सो ही इज अंडरस्टूड मतलब इन्हें कहा जाता है कि ये उस टाइम पे महाभारत वाले इवेंट पे उसके पार्टिसिपेंट रहे और आई विटनेस रहे हैं. इट मीन्स उस टाइम वो वहां पे प्रेजेंट थे महाभारत के टाइम पे. According to certain religious readings to the text of the pupils to whom Vyas told this story, Narada recited it to the gods, Ashita Devala to the ancestors, his son Sukh to the Gandharvas, Yakshas and Rakshas, and Vaishampayana to the mortals. So, according to मतलब कुछ religious reading के अकॉर्डिंग क्या है कि जिन्हें भी जो है मतलब लोगों को जो व्यास जी ने जो स्टोरी बताई है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो नारद जो है नारद जी जो थे वो उन्होंने गॉड्स को जो है ये स्टोरी रिसाइट की है, इट मीन्स सुनाई है. और अशीता देवाला ने एंसेस्टर्स को सुनाई है, उनके सन सुख ने गंधर्व यक्ष राक्षस को सुनाया है और वैशंपायन ने जो है मोटर्स इट मीन्स ह्यूमन बींग्स को सुनाया जो कि भी अर्थ में रहने वाले लोग थे. Vyas's disciple Vaishampayana narrates the tale to King Janamjaya, son of King Parikshit and grandson of Abhimanyu of Hastinapur, who wished to know about the deeds of his ancestors. So व्यास के जो डिसिपल है वैशंपायन उन्होंने जो है ये वाली स्टोरी महाभारत वाली स्टोरी किंग जनमजया को सुनाई थी. अब जनमजया कौन है? जनमजया एक तो हस्तिनापुर के किंग है और ऐसे अगर कहा जाए तो कौन है, तो ये किंग परीक्षित के सन है और अभिमन्यु. अभिमन्यु को जानते हो ना, ये पांडव में जो एक ब्रदर था अर्जुन, उनके सन है अभिमन्यु. तो अभिमन्यु के ग्रैंड सन जन्मजया को ये स्टोरी वैशंपायन ने नरेट की क्योंकि वो अपने एंसेस्टर के डीड्स के बारे में जानना चाहते थे. So the Mahabharata as a whole is recited by Ugrasrav, who may be seen as the first narrator of the book. The second narrator is Vaisampayana, who narrates in the first person the story up to a point, making way for the third narrator Sanjay, who recounts the battle scene step by step. So जो महाभारत है वो पूरी तरह से जो फर्स्ट टाइम पे कौन है उग्रश्रव ने सुनाई थी. So
उग्र श्रव जो है, इन्हें जो है फर्स्ट नरेटर कहा जाता है और इनका फुल नेम है उग्र श्रव शौती, ठीक है। और सेकंड नरेटर वैशंपायन को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ये स्टोरी जो है बताई थी। और नेक्स्ट थर्ड नरेटर जो है वो है संजय, जिन्होंने क्या किया था, बैटल का सीन स्टेप बाय स्टेप बताया था, धृतराष्ट्र को बताया था क्योंकि वो ब्लाइंड थे ना। सो थर्ड नरेटर संजय को कहा जाता है। A number of stories within the text are recounted by other narrators as well. So बहुत सारी स्टोरीज जो है टेक्स्ट में है जो कि दूसरे नरेटर्स ने भी रिकाउंट किए हैं। So the question of authorship and reworking of the narrative, तो हम लोग उसी वाले टॉपिक में हैं और उसके सब टॉपिक की बात करें। तो यहाँ पे मतलब जैसा बताया कि बहुत सारी स्टोरीज है और बहुत सारे नैरेटर है इसके, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन उठते हैं इसके ऑथरशिप और नैरेटिव यानी कि जो स्टोरी है उस पे दोबारा से मतलब कुछ कुछ ऐड करके बताना। लेट्स रीड। So it is believed that a generation of narrators conforming to the changes in language and style in their specific context reworked the text of the Mahabharata. For instance, many critics believe that the Bhagavad Gita was a later addition and does not essentially fit in the logic of the text. So ये कहा जाता है कि जो narrators की generations है हर टाइम चेंज होते रहती है, राइट। तो ये जो नैरेटर की जो जनरेशन है वो हमेशा चेंज होती रहती है। इसकी वजह से क्या है, स्टोरीज में भी कुछ ना कुछ एडिशन होता है। वो अपनी तरह से स्टोरी को में कुछ ऐड करके, मतलब ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग जो है स्टोरी को बताते हैं। उसमें कुछ लैंग्वेज की चेंज होती है, जैसे कि पहले संस्कृत में ये सब रिसाइट हो रहे थे बट बाद में जैसे जैसे मॉडर्न टाइम आते गया तो हम लोग अब इसे हिंदी में देख पाते हैं ना। हिंदी में जैसे टीवी में अगर शोज देखोगे तो वो सब हिंदी में होते हैं, संस्कृत में तो नहीं होते, ये तो समझ में ही नहीं आएगा। तो उसमें कुछ अलग स्टाइल होते हैं। और महाभारत के टेक्स्ट पे भी जो है कुछ कुछ फिर से मतलब जो भी दोबारा से बुक लिखी जा रही है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते ही हैं। इंस्टेंस के लिए जैसे कि बहुत सारे क्रिटिक्स जो है वो बिलीव करते हैं कि भागवत गीता जो है वो बाद का एडिशन है। इसको जो टेक्स्ट एज अ लॉजिकली बोले तो ये टेक्स्ट में नहीं आता, ऐसा करके बोलते हैं। सो मेनी एपिसोड्स एंड लीजन्स टू इट इज बिलीव्ड हैव बीन एडेड टू द ओरिजिनल कंपोजिशन ऑफ व्यास। Thus we have stories within stories. The Mahabharata for us in this sense has many narrators and authors. तो बहुत सारे एपिसोड्स हैं, लीजेंड्स भी हैं। तो ये कहा जाता है कि इसमें जो है ओरिजिनल कंपोजिशन में बहुत सारा एडिशन है, मतलब बहुत सारी चीजें ऐड कर करके ओरिजिनल कंपोजिशन में से थोड़ा सा चेंज हो जाता है ये, ठीक है। जैसे कोई एक बात है वो वन पर्सन सेकंड पर्सन को बता रहा है तो वो एग्जैक्ट वैसा तो नहीं बता सकता ना, तो वो अपने अकॉर्डिंग जैसा वो समझा वो उससे बताएगा। फिर जो दूसरा पर्सन समझा वो तीसरे को अपने वे से समझाएगा। तो ऐसे करते करते बात जो है थोड़ा सा और ही हो जाता है, मतलब कुछ ऐड हो जाता है। जो एग्जैक्ट बात होती है ना, जो ओरिजिनल टाइम पे जिसने बोला होता है ओरिजिनल बात, तो वो चेंज होते रहता है, वो अपने अकॉर्डिंग सब एक दूसरे को बताते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी वही हो रहा है, स्टोरी में भी जो किया है वो अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं। जैसे कि अभी बुक में कुछ था तो मैंने उसे रीड करा, फिर यहाँ पे मैं उसे शॉर्ट करके बता रही हूँ, अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ। फिर आप लोगों को जैसे समझ आया आप लोग उसके अकॉर्डिंग अपने एग्जाम्स में लिखोगे, तो उस तरह से कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कुछ ना कुछ एडिशन आ जाते हैं किसी भी चीज में, मतलब स्टोरीज में। दिस वी हैव स्टोरीज, मतलब स्टोरीज के अंदर बहुत सारे स्टोरीज हैं जैसे मैंने बताया। सो महाभारत जो है इन द सेंस, इस हम लोगों के लिए इन द सेंस क्या है कि इसके बहुत सारे नैरेटर्स हैं, ऑथर्स हैं। सो M.A. Mehendale has suggested that the Mahabharata has come down to us not in its original form but with many additions made in it. In the course of its long transmission, first by reciters and later by writers of manuscripts at different places and different times, these interpolations in the Mahabharata are only natural, as he further suggests that it would have been a matter of great surprise if a popular text like Mahabharata, which was orally transmitted for many centuries, was not burdened with many additions.
सो एम ए मंडेल जो है सजेस्ट करते कि महाभारत जो है ये अब जो है ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि और जो है इसमें बहुत सारे एडिशंस है, और इन द कोर्स क्या है कि इसके बहुत सारे लंबे ट्रांसमिशंस है, जैसे कि फर्स्ट जो है रिसाइट किया गया किसी और से, मतलब पहले ओरली होता था ना, सीधा सीधा टेक्स्ट नहीं होता था, एक ही टेक्स्ट था, फिर सब लोग जो है एक पर्सन दूसरे को ओरली बता रहा है, फिर उसमें कुछ चेंजेस जैसा अभी मैंने बताया। तो यहाँ पे क्या है कि राइटर्स जो भी लिखते हैं हम स्टोरीज, जैसे टीवी पे जो देखते हो, तो वहाँ पे थोड़ा अलग अपने अकॉर्डिंग जो है कुछ एडिशन करते हैं, कुछ डायलॉग्स बनाते हैं, एग्जैक्ट वैसा सेम नहीं करते ना जो बुक में होता है। सो डिफरेंट टाइम्स डिफरेंट प्लेसेस होते हैं मैन्युस्क्रिप्ट के। सो दीज इंटरपोलेशंस इन द महाभारत आर ओनली नेचुरल एज इफ फर्दर। तो फिर ये सब बोल रहे कि ये सब जो है एम ए मंडेल ने जो है एक और बात सजेस्ट की है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब इट वुड बी हैव बीन अ मैटर ग्रेट सरप्राइज, मतलब ये बहुत सरप्राइज होने की बात है दैट कि एक पॉपुलर टेक्स्ट जो कि है महाभारत, मतलब महाभारत जो है एक पॉपुलर टेक्स्ट है जो कि ओरली ट्रांसमिटेड हो रहा है बहुत सेंचुरी से, और इसमें कुछ एडिशंस नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा वो एम ए मंडेल सजेस्ट कर रहा है। In fact, oral literature is defined as a collective ownership by a community or a people who add to the compositions passed on from one generation to another. This kind of literature is often attributed as folk literature. So in fact जो है oral literature जो है उसे collective ownership जो है community और या फिर people by the people कहा जाता है, जो कि बहुत सारे कंपोजिशंस उसमें ऐड करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, मतलब जैसे जैसे लोग, जैसे फर्स्ट जो है नारद ने सुनाया तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग सुनाया, फिर यक्ष ने सुनाया, जैसे सुख ने सुनाया, फिर वैशंपायन ने सुनाया, तो इस तरह से ये ओरली चलते गया और फिर धीरे धीरे करके इसमें कुछ चेंजेस आने लगे। सो इस टाइप के लिटरेचर को हम लोग ऑफेंडली क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट करते हैं एज अ फोक लिटरेचर। नाउ लेट्स सी फोक टेल्स, फेबल्स एंड parables इन द महाभारत। ये उसका सेकंड सब टॉपिक है जो हम लोग फर्स्ट में देख लेते हैं, व्हिच इज द कॉम्प्लेक्स नैरेटिव। सो द महाभारत is also a part of a strong folk tradition in India, which is freely adapted and reworked. New fables and parables have been added over the centuries. So महाभारत एक स्ट्रॉन्ग फोक ट्रेडिशन है इंडिया में, जो कि फ्रीली इस पे अडेप्ट किया जा रहा है, रिवर्क होते हैं, हो चुका है। तो न्यू फेबल्स और पैराबल्स इसमें ऐड हुए हैं बहुत सारे सेंचुरी से, ये क्योंकि सुनाया जा रहा है, ओरली हो रहा है ना। Written in simple verse form, the Mahabharata, like the Ramayana, was a narrative that was sung from place to place, underpinning the significance of the folk tale. Several critics have viewed the great epic as primarily divided into two main parts. तो जो है ये जो महाभारत है ये सिंपल वर्ड्स में लिखा गया है, लाइक कि रामायण की जैसे रामायण जो था ये एक नैरेटिव था जो कि वन प्लेस से अनदर प्लेस तक गाया जाता था, क्योंकि ये एक एपिक है ना। अंडरपिनिंग द सिग्निफिकेंस, तो ये सब में जो है क्या है, कुछ इसमें से जो है कुछ इंपॉर्टेंट फॉकटेल जो है उसके कुछ क्राइटिक्स हैं, जो कि ये जो ग्रेट एपिक्स है लोगों में देखा जाता है, जैसे रामायण और महाभारत। तो ये जो है टू मेन पार्ट्स में डिवाइड हुए थे पहले प्राइमरीली टाइम पे। तो पहला था मेन स्टोरी ऑफ द कौरवास एंड पांडवास। तो मेन स्टोरी जो है कौरव पांडव का जो स्टोरी है वो, और था एक वास्ट टेल लिटरेचर। So the next is social life at the time. It means महाभारत के टाइम पे सोशल लाइफ कैसे होती थी। तो यहाँ पे हम लोग बहुत ओल्ड टाइम्स की बात कर रहे हैं, महाभारत वाले टाइम के, तो हम लोग ऑफ कोर्स किंग वगैरह के बारे में देखेंगे, किंग के बारे में देखेंगे, किंग के टाइम के बारे में जानेंगे। So it is believed that a social tussle for supremacy defined the relation between the Brahmins, who had the traditional role of advising the king and performed sacred rituals.
and the Kshatriyas who managed royal power and defended the state. So ये कहा जाता है कि उस टाइम पे जो सोशल टर्शल होते थे सुप्रीमेसी को लेकर, गॉड्स किंग में होते थे, स्टेट में होते थे, तो ये जो है ब्राह्मण्स और जो किंग होते हैं, क्षत्रिय जो होते हैं, उनके रिलेशन को डिफाइन करते हैं। तो इनका रिलेशन कैसा था? तो ब्राह्मण जो थे वो ट्रेडिशनल रोल था उनका क्या, कि वो किंग को एडवाइस करते थे, कुछ सेक्रेड रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, पूजा करवाना इस तरह से। और क्षत्रिय क्या करते थे? वो रॉयल पावर जो है उसके मैनेज करते थे, और स्टेट को कोई भी प्रॉब्लम आए तो उससे डिफेंड करते थे। Kshatriyas had a definite code of morality to guide them. They were expected to be hospitable, never to refuse protection to a refugee, never to forget a good deed or an injury, never to refuse a challenge. तो क्षत्रिय जो होते थे उनके जो है कुछ कोड ऑफ मोरालिटी होते थे उन्हें गाइड करने के लिए। तो वो क्या, उन्हें हॉस्पिटेबल होना चाहिए, इन्हें जो है कभी भी वो रिफ्यूज नहीं कर सकते किसी भी चीज को लेकर, और वो रेफ्यूजी की हमेशा प्रोटेक्शन करेंगे, जो भी उनसे हेल्प मांगे तो उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। और जो वो जो है अपने कभी भी किसी का अच्छा थिंग, जो भी अच्छा काम हो या फिर किसी की दी हुई इंजरी हो, वो कभी नहीं भूलना, ना ही कभी किसी चैलेंज को रिफ्यूज करना। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे तो महाभारत में जो है, तो पांडवास इन द टेक्स्ट कैन बी सीन प्रैक्टिसिंग दीज लॉज। फॉर इंस्टेंस, Bhim particularly would not forget the injury done by the Kauravas at the time of the dicing, and Yudhishthir could not refuse one's challenge by Sakuni at the time of dice. So पांडवास जो है वो टेक्स्ट में भी हम लोग देख सकते हैं, ये सब लॉ जो भी हम लोगों ने पढ़ा उन सब लॉ को उन्होंने फॉलो किया है। जैसे कि भीम भीम जो है उसने जो भी कौरवा का जो भी इंजरी था, जो भी इंसल्ट किया था उन्होंने डाइसिंग के टाइम पे, तो वो भीम नहीं भूला। उसे वो वॉर जो है उसे सब कुछ वो याद रहा, मतलब होता है ना वेंज लेना, उस टाइप का था। सो युधिष्ठिर जो है वो भी चैलेंज को, जब डाइसिंग का चैलेंज आया, शकुनी ने जब चैलेंज किया तो वो भी मना नहीं कर पाया, रिफ्यूज नहीं कर पाया। जैसे यहाँ पे नेवर टू रिफ्यूज अ चैलेंज, तो यहाँ पे भी उसे चैलेंज किया जा रहा था, शकुनी जो है चैलेंज कर रहे थे। There were mostly villages and mention of some towns and cities make us aware that these were centers of money, market and trade. With regard to the region and the culture, we find that agriculture and cattle breeding, craft and trade constituted the mainstay of economic life. So उस टाइम पे, अब देखो आप लोगों ने देखा कि उस टाइम पे किंग का क्या था, किसका क्या रोल था, क्या लॉ थे। अब हम लोग देखेंगे कि उस टाइम का जो है किस तरह का टाउन और सिटीज हुआ करता था, कैसे विलेज होते थे। तो फिर यहाँ पे जैसे हस्तिनापुर हो गया, इंद्रप्रस्थ हो गया, मथुरा हो गया, मिथिला हो गया, इन सब जो ये सब जो थे ना, ये मनी, मार्केट और ट्रेड के सेंटर थे। और ये जो है, ये जो रीजन है, इसमें ये जो कल्चर है इनके, तो मेनली जो है यहाँ पे हम लोगों का एग्रीकल्चर, कैटल ब्रीडिंग, क्राफ्ट, ट्रेड, ये सब जो है इनका इकोनॉमिक लाइफ का मेन स्टे है, मेन सोर्स है, मतलब मेन सोर्स था उस टाइम के भी अकॉर्डिंग। So our next topic is the Mahabharata as a literary text. तो महाभारत as a literary text कैसा है? Let's see. अच्छा देखो, जैसे कि महाभारत क्या है, हिस्टोरिकल टेक्स्ट है या पोएटिक एक्सप्रेशन है उस टाइम का, या फिर उस टाइम के मोरल लॉज को बता रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो इसी तरह से पुल्लॉक जो है उन्होंने सजेस्ट किया था कि महाभारत जो है वो एक हिस्टोरिकल नैरेटिव है। इट मीन्स कि अगर लिटरेरी एंगल से देखा जाए तो फिर जो महाभारत है वो हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क है, जो कि किसने किया था, व्यास जी ने जो है बताया था। और उस टाइम पे जो महाभारत है उसे एक पॉलिटिकल नैरेटिव की तरह भी लिया जा सकता है। और ये जो है ये TRS शर्मा जी ने जो है ऑब्जर्व किया था, ऐसा कहा था। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों ने इस महाभारत को एज अ लिटरेरी टेक्स्ट लेकर बताया कि क्या है। एक तो बताया, क्या बताया कि ये एक पॉलिटिकल
पॉलिटिकल जो है पॉलिटिकल नैरेटिव एज अ पॉलिटिकल नैरेटिव देखा जा सकता है। फिर बताया कि हिस्टोरिकल एज अ हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क की तरह देखा जा सकता है, पुलॉक ने बताया था। सो इसी तरह से यहाँ पे भी है, ये काफी इंपॉर्टेंट था, सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन दिस। From the literary point of view, the Mahabharata has been analyzed in different phases according to Anand Vardhan. Who is he? So he is the famous Sanskrit literary critic of 9th AD, and he is primarily known for his work, which was Dhavanyaluka. So इन्होंने क्या बताया कि जो है महाभारत जो है धावने काव्य है, इट मीन्स या फिर ये पोएट्री ऑफ सजेशन है, यू कुड से। और ये जो है एज अ सजेस्टेड सेंस में इन्होंने बताया कि जो धावन्य लोक है ये महाभारत में, इनके व्यू में इन्हें लगता है कि महाभारत में इनका जो धावनी आलोक है, इट मीन्स इसी को ये सिलेबस जो है इस वजह से अलग किया है। तो यहाँ पे महाभारत में उन्हें अपना धावनी आलोक का क्रिएशन मिला है, और ये एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पोएटिक कंपोजिशन है। सो और भी बहुत लोगों ने बोला, जैसे कि इन्होंने बोला है जेपी सिन्हा ने बोला है, मतलब इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है दैट कि जो इन्होंने सजेस्ट किया है दैट कि जो महाभारत है वो उसमें मेजोरिटी ऑफ वर्सेस हैं, और ये जो है ये अनुस्तभ मीटर में जो है कंपोज हुआ है। सो इट्स अनुस्तभ मीटर, अनुस्तभ मीटर, स्पेलिंग इज ANUSTUBH। तो इसमें जो है ये कंपोज्ड हुआ है। अब अनुस्तभ क्या है, तो अनुस्तभ was used in the oldest written document, जैसे कि ऋग्वेद, और ये जो है सिंपल स्ट्रक्चर के लिए भी जाना जाता है। मतलब अनुस्तभ जो है ना वो ओल्डेस्ट, मतलब जो भी पुराने जो भी डॉक्यूमेंट होते थे ऋग्वेद जो होते थे, मतलब उस टाइम पे सिंपल स्ट्रक्चर के लिए ये इसे जाना जाता है, ठीक है। और भी है, जैसे कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो पूरे के पूरा संस्कृत में है, वाइल जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है जो संस्कृत में है तो वो वर्ड्स फॉर्म में है, और जो इंग्लिश ट्रांसलेशन में है महाभारत का जो कि JAV वैन वीटेनेन ने दिया है, ये प्रोज फॉर्म में है। सो बहुत सारी एज महाभारत के एज अ लिटरेरी टेक्स्ट में बात हुई है by different critics or other literary persons. So the next is the role of fate and chance. तो अब महाभारत में हम लोग जो है रोल और जो फेट और चांस का जो रोल है वो देखेंगे। So the Mahabharata fosters the idea of destiny as unalterable, for knowledge of events cannot correct grievous wrongs, nor can it prevent them from happening. तो महाभारत में जो कुछ भी है डेस्टिनी का एज अनअल्टरेबल है ये, ठीक है। और इसको जो है मतलब जो भी इवेंट्स होने हैं वो तो होके रहेंगे, अगर हमें पहले से भी पता है उस बारे में तो फिर भी हम उसे ना ही चेंज कर सकते हैं, अगर कुछ गलत हो रहा है तो ना ही हम उसे चेंज कर सकते हैं, और ना ही उसे होने से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, ना ही रोक सकते हैं। So there is a kind of failure of human endeavor that gets established with the notion of predetermined fate. So तो जो ह्यूमंस है ना उनका सारा कोशिश बेकार है, अगर उन्हें पहले से पता भी है फेट के बारे में, जो पहले से लिखा हुआ है, जो पहले से ही होना है, वो कुछ भी कर ले वो चेंज नहीं कर सकते उसे। क्या बोलते हैं उसे, निश्चित है, निर्धारित है, जो पहले से ही मतलब लिखा हुआ है उनके फेट में, वो उसे चेंज नहीं कर सकते। The characters in the epic do not give up when faced with dilemma. They go through the struggle of choosing a path and following it. तो कैरेक्टर्स जो भी होते हैं एपिक में वो गिव अप नहीं करते, वो अपने डायलेमा को फेस करते हैं बट फिर भी गिव अप नहीं करते, और ये अपने स्ट्रगल्स करते हैं और अपने पाथ पे जो भी उन्होंने चूज किया होता है उस पर चलते हैं, और बस वही फॉलो करते हैं, अपने पाथ को चूज करते हैं और उसे बस फॉलो करते हैं।
The idea that a man's acts are meaningless is reiterated in the Mahabharata time and again. In fact, it appears to be the central truth of life and emphasizes determinism. So जो मैन का जो भी एक्ट है वो सब कुछ मीनिंगलेस है, महाभारत के टाइम पे भी और आगे जो भी हो रहा है या होगा वो सब पे भी। तो जो भी मतलब अगर पहले से फ्यूचर पता भी है ना तो हम लोग उस हैपनिंग्स को नहीं रोक सकते और ना ही सही कर सकते। इनफैक्ट ये जो है ये लाइफ का जो है ना वो सेंट्रल ट्रूथ है। Yudhishthir is saddened by the truth divulged to him by Vyas in the text that bitter animosity among the cousins is in store, one that would wipe out most of the Kshatriyas from the earth. Yudhishthir tries in vain to cement ties and build friendly relations with Duryodhan. तो युधिष्ठिर जो है वो जब जैसे कि हम लोगों ने भी बताया कि पहले से ट्रूथ पता होने पे भी वो अपना फेट चेंज नहीं कर सकते। तो उसी तरह से यहाँ पे भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे युधिष्ठिर महाभारत में जो है युधिष्ठिर है जो पांडव का सबसे एल्डर ब्रदर है, बट बाद में पता चलता है कि जो एल्डर ब्रदर है टोटल पांडव में जो है ना 6 मतलब 6 पांडव होते हैं, वो बाद में लास्ट में पता चलता है सबको, जो कि एक कर्ण भी एक पांडव होता है, राइट। सो युधिष्ठिर जो है अभी के लिए स्टार्टिंग तक में जैसे हमें पता होता है कि युधिष्ठिर जो है वो एल्डर ब्रदर है। तो पांडव में जो है ये युधिष्ठिर जो होता है जब उसे सच पता चलता है, जब व्यास जी जो है बताते हैं, तो फिर ये सच जानकर कि उनके कजन्स जो है वो सब के साथ फाइट हो सकती है और जो क्षत्रिय बहुत सारे क्षत्रिय जो है वो खत्म हो जाएंगे अर्थ से। तो युधिष्ठिर जो है वो अच्छा जो है फ्रेंडली रिलेशंस बनाने का दुर्योधन के साथ ट्राई करते हैं, बट ऐसा नहीं होता। But events as they unfold in the epic shows us that destiny takes its course and no one can turn the course of events. The human endeavors, whatever their nature, are soon to be meaningless. लेकिन जो इवेंट्स हैं वो तो होके रहे है ना। दुर्योधन और युधिष्ठिर में फ्रेंडली रिलेशंस नहीं हो पाया बल्कि और बहुत बड़ा सा फाइट हो गया, बहुत बड़ा सा दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया और भी बहुत कुछ इसके वजह से महाभारत हो गई। सो क्या है कि एपिक में जो है ये सब डेस्टिनी जो है वो तो वो होना ही है, जो होना है वो होके रह सकता है, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। इनफैक्ट जो है किसी को पता भी हो अपने फ्यूचर के बारे में, जो हैपनिंग्स होने वाली है उसके बारे में, इवेंट्स के बारे में, फिर भी वो उसे चेंज नहीं कर सकता। तो जो ह्यूमन की जो कोशिश है ना, जो यूनिवर्स है ना, वो सब मीनिंगलेस है। So our next topic is the meaning of dharma, the law. So the concept of dharma is central to the epic, the Mahabharata. The text underpins the idea of yato dharma tato jaya. Okay, so ये जो धर्म का कंसेप्ट है ये इस एपिक महाभारत का सेंट्रल है। इट मीन्स धर्म पे ही जो है ये पूरी की पूरी स्टोरी बेस्ड है। द टेक्स्ट अंडरपिन्स आइडिया, तो ये जो टेक्स्ट है इसमें एक आइडिया आता है जो कि है यथो धर्म तथो जया। सो ये जो आइडिया जो है अंडरपिन्स कर रहा है, ये जो कि इसका कह सकते हो कि मोरल ऑफ द स्टोरी है इस टाइप से। तो यथो धर्म तथो जया, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जहां धर्म है वहीं पे विक्ट्री है। Where dharma is, there is victory. So the presence of dharma and its reiteration in the text is often accompanied by its negation, and yet the term dharma is important for the concept of existence in the Mahabharata. It gives meaning of to the notion of existence as well as direction to the characters. तो जो धर्म का प्रेजेंस है और इसका जो रिटरेशन है उसके साथ साथ निगेशन भी रहा है। और फाइनली इसमें जो है निगेशन रहा है उसे मतलब नहीं माना गया है। एंड येट द जो टर्म जो धर्म है वो काफी इम्पोर्टेंट
एग्जिस्टेंस रख रहा है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट इसका जो ये जो धर्म है ना, इस कॉन्सेप्ट का काफी इंपॉर्टेंट एग्जिस्टेंस रहा है महाभारत में। और ये जो है एक नोशन को एक मीनिंग देता है, जो इसका ये एग्जिस्टेंस का जो नोशन है उसे एक मीनिंग देता है, एक डायरेक्शन देता है करेक्टर को कि उसे कौन से धर्म को फॉलो करना है। तो जिधर धर्म है जो सही साइड है वही वही उसी की विक्ट्री होती है, अकॉर्डिंग मतलब इसी की विक्ट्री होगी, ऐसा है इसमें। सो अब जो अपनी अपनी जिसके भी धर्म है वो अपने अपने धर्म के साइड जो है उसे उसे जो है फॉलो करेंगे, उसके डायरेक्शन पे जाएंगे। Dharma is translated by J.A.V. Van Buitenen in the text as the law. This may facilitate the English reader to some extent, however, to the Indian reader, the term is incomplete and needs to be understood in relation to the ideas of truth, justice, morality, righteousness, code of conduct, obligation, as also duty, because dharma denotes all these. So धर्म जो है वो J.V. Buchanan ने जो है अपने टेक्स्ट जो कि जिसका नेम है द लॉ, उसमें उन्होंने ट्रांसलेट किया है। और ये जो है इंग्लिश रीडर को एक तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि वो हमारे इंडियन मतलब जो हम लोगों का महाभारत है, इंडियन जो टेक्स्ट है उसी के बारे में जान पाए। बट हाउएवर मगर जो इंडियन रीडर्स हैं वो कहते हैं कि ये जो टर्म है ये इनकम्प्लीट है और इसे समझने की जरूरत है कि इसमें ट्रूथ है, जस्टिस होनी चाहिए, मोरालिटी होनी चाहिए, राइटियसनेस होनी चाहिए, ऑब्लिगेशन होनी चाहिए और ड्यूटी भी होनी चाहिए, क्योंकि ये सब जो है धर्म को डिनोट करता है। धर्म डिनोट्स ऑल दीज, या एज वी नो, I just written these again. So dharma is defined by a person's position in society and the role one plays. There is the king's law, which defines what the king ought to do, and his acts are based on an ethical awareness of his duties. He is meant to follow the principle of justice above all. There is the dharma of a son, a daughter, a brother, a sister, a father, a mother, a husband, and a wife, each of which determine human relationships. तो धर्म जो है वो जो धर्म है उसके हर पर्सन के लिए जो सोसाइटी में अलग अलग धर्म है, ठीक है। जहाँ पे जैसे किंग की जो है किंग्स के अपने लॉ है, अपने धर्म है जो उन्हें फॉलो करने हैं, जो डिफाइन करते हैं कि किंग को क्या करना है और अपने ड्यूटी के लिए उसे अवेयर करता है। तो ये लॉ ही तो है ना। He is meant to follow the principle of justice above all. तो इन्हें अपना जब किंग को जो है सब कुछ से ऊपर उनका धर्म है और उन्हें उनका जो धर्म है वो है जस्टिस प्रोवाइड करना। तो वो जो है अपने धर्म के लिए जैसे कि कोई फैमिली मेंबर्स जो है उनका गिल्ट है तो फिर वो उससे पनिश करेंगे। तो ये उनका धर्म है, ठीक है, कि वो जस्टिस प्रोवाइड करें। सो ये जो जैसे सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, फादर, वाइफ, इन सब के अपने अपने धर्म हैं इनके ह्यूमन रिलेशनशिप को डिटरमाइन करने के लिए। So the next is contemporary interpretations of the Mahabharata. It means कि अभी के कंटेम्प्रेरी टाइम पे महाभारत की डेफिनेशन क्या है, इसके इंटरप्रिटेशंस क्या है। Creative versions of the Mahabharata have also come to the fore. Characters and events of the Mahabharata have received renewed interest among writers. Its influence has been pan-India and the text has been adapted freely. So, महाभारत के बहुत सारे creative versions जो है वो सामने आ रहे हैं। जो महाभारत के characters और events हैं वो जो है renewed interest writers के बीच में जो है renewed interest जो है रिसीव कर रहे हैं हमेशा, मतलब वो नए नए राइटर्स महाभारत में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इट्स इन्फ्लुएंस, और ये जो इन्फ्लुएंस डाल रहा है और इसके जो टेक्स्ट है, इसके जो भी ये जो टेक्स्ट है वो फ्रीली जो है अडेप्ट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे फॉर इंस्टेंस तेलुगु राइटर यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद हैज रिटन अ नोवेल टाइटल द्रौपदी that charts different aspects of Draupadi's character as a strong woman, confident, mother and daughter.
Similarly, Pratibha Rai, the Odia writer, has written a novel titled Yagyashani, written in the form of letter, where Draupadi explains her plight to Krishna. In fact, in Odisha, as early as in the 15th century, Sarla Das presented an Odia Mahabharata. Okay. अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे जो है टेक्स्ट जो है अडेप्ट हो रहे हैं. जैसे तेलुगु राइटर हो गया, इनका नेम है यार्लगड्डा लक्ष्मी. इन्होंने एक नोवेल लिखी जिसका नेम था द्रौपदी. और इसमें क्या होता है कि द्रौपदी का जो कैरेक्टर है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स दिखाए जा रहे हैं, जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग वुमेन, एज अ कॉन्फिडेंट मदर, डॉटर. सिमिलरली उसी तरह से जो है प्रतिभा राय जी जो है, ये एक उड़िया राइटर है और इनकी भी नोवेल है जिसका नेम है यज्ञशनी. और ये जो है, ये इन्होंने कैसे किया कि द्रौपदी जो है अपना खुद जो है ये लेटर फॉर्म में है, और द्रौपदी जो है अपना प्लाइट जो है कृष्णा तक का मतलब वो एक्सप्लेन कर रही है. इनफैक्ट जो है कि जो उड़ीसा जो है ना, उड़ीसा में भी 15th सेंचुरी के पहले सरला दास जो है, जिन्हें हम लोग आदि कवि, अभी उड़ीसा उड़ीसा की आदि कवि है ये, पुराने टाइम की कवि. ये जो है इन्होंने उड़िया महाभारत भी प्रेजेंट किया है. द फर्स्ट मराठी नोवेल इन्फ्लुएंस्ड बाय द महाभारत वाज विराट पर्व हयाबी बक्कर, written by Chintaman Sastri Thate and published in 1862. This was followed by Pativrata Savitri, written by S.N. Joshi, and Astika by P.S. Sen alias Sen Guruji. ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट मराठी नोवेल जो है वो महाभारत से इन्फ्लुएंस थी, जो की थी विराट पर्व. तो विराट पर्व मैंने बताया था लास्ट क्लास में. तो विराट पर्व है इसका जो कि हयाबी बक्कर, और इसने जो है चिंतामन शास्त्री जी ने जो है इसे लिखा है मराठी में, जिसका नेम विराट पर्व का नाम दिया था हयाबी बक्कर. और ये पब्लिश हुआ था 1862 में. जिनके बाद जो है पतिव्रता सावित्री जो है वो एस.एन. जोशी ने लिखा 1929, और अस्तिका ने लिखा, फिर पी.एस. सेन ने लिखा. अस्तिका जो है पी.एस. सेन ने लिखा, और जो इलियास है वो किसने लिखा, तो वो सेन गुरुजी ने. The Mahabharata has been extensively projected on stage, television series and movie. महाभारत जो है वो स्टेज पे प्रोजेक्ट हुआ है, टेलीविजन सीरीज आई है, उस पे मूवीज भी आने वाली है, मूवी आने वाली है आई थिंक, या आ चुकी है, आई हैव नो आइडिया. टेलीविजन सीरीज दो आ चुकी है. Among Western admirers of the epic, we have the French playwright Jean-Claude Caillet, who staged the Mahabharata in 1985. Peter Brook adapted it for his cinematic production of the Mahabharata in 1989. तो Western admirers जो है, देखो अभी तक हम लोगों ने इंडिया के बारे में जाना कि इंडिया में महाभारत के जो बुक है वो अडेप्ट हुए हैं, बट यहाँ पे अभी देखोगे कि यहाँ पे कुछ वेस्टर्न एडमायरर्स है एपिक के. उसमें से हम लोगों के पास है एक तो फ्रेंच प्ले राइट जिनका नेम है जॉन क्लारे खाइए, और इन्होंने महाभारत का जो प्ले है उसे स्टेज किया, उसका प्ले है. और ये जो प्ले है एज अ फ्रेंच प्ले गया था, और ये प्ले 9 आवर्स का था. जस्ट थिंक 9 आवर्स बहुत ज्यादा होते हैं. in 1985, और ये प्ले आया था 1985 में. पीटर ब्रुक एडेप्टेड इट. तो पीटर ब्रुक ने भी जो है इन्होंने इस महाभारत की मूवी बनाई थी, और ये फिल्म आई थी 1989 में. जो फ्रेंच प्ले राइट जो है, मतलब जो इनका जो प्ले है, जीन खरिये का जो प्ले है, उनका नेम उनका जो महाभारत है, और जो पीटर ब्रुक का जो महाभारत है, मतलब जो मूवी है, इससे हम लोग जान सकते हैं कि जो महाभारत है वो वेस्ट में भी कितना फेमस है. So guys, this is the end of this class with this unit, and from the next class we will start unit 2 of this block. All right.
So guys, if you like this video, then give thumbs up, and the new viewers, kindly subscribe this channel and don't forget to click the bell icon, as well as if you have any queries, then you can ask me in comment box. Moreover, you can join my telegram channel और वहाँ पे मैंने solved assignments के PDF डाल दिए हैं, full book जो है उसकी PDF डाल दी है सारे subjects की, और वहाँ पे मैं PDF notes भी share करती हूँ, as well as I'll update you with the notice of IGNOU there. So if you want to join my telegram channels, for this I'll give the link in the description box. And thanks for watching.